हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर है 18 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम हो चुका है मेरे भाई, उसका शानदार एनालिसिस मेरे भाई। एकदम जो क्वेश्चन पूछा गया, एकदम सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं मेरे भाई। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा था सेकेंड शिफ्ट में 18 दिसंबर का, सेकेंड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, कि पहले एशियाई खेल 1951 में भारत की रैंक क्या थी? व्हाट वाज इंडियन रैंक इन द फर्स्ट एशियन गेम्स इन 1951? तो आपका था पहले एशियाई खेलों जो 1951 में हुआ था, भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। तो रैंक आपका सेकेंड था मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और आगे देखते हैं। जापान पहले स्थान पर था, आपका फर्स्ट रैंक था जापान का। चलिए, और भारत ने कुल 51 पदक, जिसमें 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 20 कांस्य पदक जीते थे। फिर 2023 में जो हुआ एशियन गेम्स चीन के हांगझोउ शहर में, जो 19वां संस्करण था, जिसमें भारत ने कुल 107 पदक, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत और 41 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था मेरे भाई, जो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी था। फिर 2026 के एशियाई खेल जापान के एची प्रांत और नागोया शहर में आयोजित किए जाएंगे, जो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होंगे। अगर 2026 का एशियाई खेल के बारे में आने वाले एग्जाम में पूछेगा तो आप इसका रिवीजन किए हुए कैसे बता सकते हैं मेरे भाई? तो इसलिए रिवीजन भी आप कर कर जाएंगे। प्रमुख मेजबान देश होगा आपका दक्षिण कोरिया। सियोल 3 बार मेजबानी किया है, 1986 में, 2002 में और 2014 में। और भारत किया है नई दिल्ली में आयोजित 2 बार किया है, 1951 में और 1982 का जो खेल हुआ था उसका मेजबान देश भारत था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दूसरा नंबर, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन IAAF की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वाज द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन IAAF फाउंडेड? कभी कभी IAAF का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, IAAF का। चलिए इसको भी ध्यान में रखना है। तो स्थापना का स्थान आपका था स्टॉकहोम, स्वीडन। स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम में। ऑप्शन आपका सी राइट है। स्थापना की तारीख थी 17 जुलाई 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स। मुख्यालय है मोनाको में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर सेबेस्टियन को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सेबेस्टियन कोल करके हैं। भारत में बहादुर सिंह सागू हैं, जिसकी स्थापना 1946 में प्रोफेसर GD सेंधी और महाराजा यादवेंद्र सिंह की पहल पर। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में भी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI का स्थापना हुआ था बहादुर सिंह के द्वारा, और स्थापना 1946 के प्रोफेसर GD सेंधी और महाराजा यादवेंद्र सिंह की पहल पर किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आया था, अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके पास है? हु हैज वॉन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स टिल डेट? तो आपका हो जाएगा माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स आपका प्लेयर है मेरे भाई स्विमिंग का। माइकल फेल्प्स जो है स्विमिंग का प्लेयर है, और ये अमेरिका से आते हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। उन्होंने ओलंपिक में कुल 23 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते हैं। वह दुनिया के सबसे सफल ओलंपियन हैं, और उन्होंने ये सारे पदक तैराकी यानी स्विमिंग में हासिल किए हैं मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा था, फुटबॉल खेल में गेंद को कौन सी बॉडी पार्ट से टच यानी स्पर्श करना नियम के अनुसार मना है? बीच बॉडी पार्ट इज नॉट अलाउड टू टच द बॉल इन फुटबॉल एज पर द रूल। तो आपका हो जाएगा, फुटबॉल में खिलाड़ी गेंद को पैर से, सिर से, छाती से, जांग से इत्यादि से खेल सकते हैं, लेकिन हाथ या बाजू से गेंद को छूना नियमों के विरुद्ध है। तो आपका हो जाएगा हैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है। केवल गोलकीपर को अपने पेनल्टी एरिया के अंदर हाथ से पकड़ने की अनुमति होगी। फुटबॉल से संबंधित कई शब्द है, जैसे ड्रिबल, ऑफसाइड, गोल, पेनल्टी किक, फ्री किक, कॉर्नर किक, हैट्रिक, फाउल, टैकल,
डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड, हेडर, बाईसाइकिल किक और थ्रो इन, ये सब क्या है, फुटबॉल के जो नियम हैं वो सब शब्द फुटबॉल से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया बॉर्न इन द 2016 समर ओलंपिक्स? ये आपका हिंदी में क्वेश्चन था, ये आपका इंग्लिश में मेरे भाई, तो वही इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। चलिए तो इसका है 2016 में रियो डी जेनेरियो ग्रीष्मकालीन में भारत ने कुल 2 पदक जीते हैं। तो कह रहा भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ऑप्शन आपका बी सही है, लेकिन थोड़ा डिटेल्स भी देख लेते हैं। ये दोनों पदक सिल्वर थे। पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन सिंगल्स में रजत पदक जीता। फाइनल में स्पेन की कैलोरिना मारिना से हार गई पीवी सिंधु। और साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। और फाइनल में ये स्वीडन की सुसना हेरिक्सिल से हार गई थी। ये गोल्ड मेडल जीते हैं नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, सिल्वर मेडल 2 जीते हैं मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में और रवि कुमार दहिया रेसलिंग में, जिसको रेसलिंग बोलते हैं। चलिए ब्रॉन्ज का 4 मेडल भारत के नाम है, पीवी संधू बैडमिंटन और लवलीना बोरहैगन बॉक्सिंग में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो प्रो अमीश कुमार घोष है। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल प्रो अमीश कुमार घोष हैं, जिन्होंने 21 जुलाई 2025 को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। 19वें राज्यपाल के रूप में। श्री नायाब सैनी जी पुनः 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। 17 अक्टूबर को ये शपथ लिए 2024 में। 22 बार कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। पार्टी किस पार्टी में है? तो भारतीय जनता पार्टी में। हरियाणा राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं हरियाणा में। चलिए तो सीट से भी क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई। अगला प्रश्न पूछा था 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन 2025? तो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है 2025 में। ये शपथ लिए थे 27 नवंबर 2023 को ही और अपने पद पर कार्यरत हैं और ये नेशनल पार्टी के नेता हैं। आपका ऑप्शन बी राइट है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद सरकार की सलाह पर होती है और वे राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं, यानी उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। योग्यता क्या है? वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है, इनमें होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल हाई कोर्ट के जज या 10 साल एडवोकेट का अनुभव होना चाहिए या फिर प्रख्यात विधिवेता होना चाहिए। पद की प्रकृति क्या है भाई? तो वह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को पद संभाला था। चलिए अगला प्रश्न मेरे भाई, अगला प्रश्न पूछा था योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड? तो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से हुआ था, लेकिन समाप्त कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया और इसी के जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थापना योजना आयोग का पूछा है तो 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था समान नागरिक संहिता, समान बोलेगा तो 44 याद रखना है मेरे भाई। 44 दोनों नंबर भी समान है और 44 में आप देख लीजिए कहाँ गया। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 दोनों नंबर सेम है, समान नागरिक संहिता चलेगा। कुछ आइए अनुच्छेद के बारे में भी देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। अनुच्छेद 36
राज्य की परिभाषा जो डीपीएसपी के संदर्भ में आता है। अनुच्छेद 37 है डीपीएसपी का अनुप्रयोग यानी देश के शासन में मौलिक कानून बनाते समय लागू करना और राज्य का कर्तव्य का पालन करना। चलिए, अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की वृद्धि, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 39 में ए, डी और ई। ए जो कहता है सभी नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार हो। डी का कहना है 39 डी में समान काम के लिए समान वेतन, 39 में ही है, 39 के डी में, पुरुषों और महिलाओं के लिए। 39 ई का कहना है बालकों और युवाओं का शोषण के संरक्षण में है। फिर अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 है काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब में। अनुच्छेद 42 कहता है कार्य की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां तथा प्रसूति सहायता। 43 कहता है श्रमिकों के लिए निर्वाह, मजदूरी और जीवन स्तर में सुधार, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 49 आपका संबंधित है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। और बाकी ये सब भी कर लीजिएगा याद, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बने। चलिए, अनुच्छेद 330 ए क्या है? व्हाट इज एन आर्टिकल 330 ए? तो 330 ए क्या है? महिलाओं के लिए सीट आरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से। और इसमें क्या है और देखिए कि यह संविधान के 126वें संशोधन यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम से भी संबंधित है, जो 2023 में जोड़ा गया है, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। कमेंट में आपको कमेंट करना है मेरे भाई कि वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वोमेन। आपका बी नंबर आंसर राइट है। चलिए, अगले प्रश्न जो पूछा था, जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो जलीकट्टू आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट है। जलीकट्टू तमिलनाडु का पारंपरिक बैल खेल है, साढ़ युद्ध जिसको बोलते हैं, बुल फाइटिंग, जो पोंगल त्यौहार यानी मकर संक्रांति के दौरान आयोजित होता है, जिसमें युवा बैलों के कुबड़ पर थैली बांधकर उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं। कलारीपयट्टू केरल की पारंपरिक मार्शल आर्ट है। कंबाला रेस या भैंसा रेस कर्नाटक का पारंपरिक खेल है। यह खेल कीचड़ में आयोजित किया जाता है। सोचिए, कंबाला रेस पूछेगा या फिर भैंस रेस, तो कर्नाटक का पारंपरिक खेल है और यह कीचड़ में आयोजित किया जाता है। और जलीकट्टू आपका तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर के 56 तक चला था, का मुख्य फोकस कृषि, सिंचाई, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण था। और यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना का लक्षित वृद्धि दर 2.1% था, जबकि प्राप्ति विकास मतलब हम लोग अचीव कर पाए 3.6%। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, कृषि भी दिया है तो कृषि विकास भी हो जाएगा। खाद्यान्न, औद्योगिक उतना ज़्यादा दिया नहीं है, तो आपका यही हो जाएगा। हालांकि प्रौद्योगिक संस्थान है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। लक्षित वृद्धि दर 4.5% था, जबकि हम लोग अचीव कर पाए थे थोड़ा सा कम 4.27% अचीव कर पाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी राइट है। लेकिन चलिए, भारत में जितने 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी उसकी अवधि और उद्देश्य क्या क्या थे, ये कब शुरू हुआ था, उसका उद्देश्य था क्या था, ये सारा एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई। तो पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था 1951 से 56, 5 साल तक चलता है। तो 51 + 5 कीजिएगा तो 56। अवधि 1951 से 56 तक। उद्देश्य था कृषि पर ध्यान केंद्रित, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाना, पहला का उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका अवधि था 1956 से 1961, इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण, विशेषकर भारी उद्योगों का। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था 1961 से 1966 तक चला, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। और चौथा फिर हो गया था योजना अवकाश 1966 से 1969। यह एक योजना नहीं थी बल्कि योजनागत विराम था। विश्लेषण करने का उस समय जगह भी था कि कहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा सुधार चाहिए, तो यह आपका योजना अवकाश था। चलिए, चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि था 1969 से 1974 तक। उद्देश्य था अस्थिरता के साथ विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी हटाओ का नारा। पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, 4th 5th ईयर प्लान में दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक चला था, उसकी अवधि 1974 से 1979। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स जो था उसके लिए उसके ऊपर जोर दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में मेन रूप से गरीबी उन्मूलन था। चौथी में ही गरीबी था और पांचवा में भी इसी के ऊपर विशेष जोर दिया गया था। और फिर गरीबी का उन्मूलन होगा कैसे, तो रोजगार का सृजन होगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मतलब कम से कम साधन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम बना सके, इस पर जोर दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना जो था 1980 से 1985, इसमें भी गरीबी बेरोजगारी के उन्मूलन के साथ साथ आर्थिक विकास की गति बढ़ाना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक चला था, उसका उद्देश्य था भोजन, वस्त्र और आवास के मामले में आत्मनिर्भरता और उत्पादकता में वृद्धि। बहुत सारा भोजन, वस्त्र, आवास का, ये सब का क्या, फैक्ट्री, इंजीनियरिंग वगैरह ये सब स्थापित करना। चलिए, अगला प्रश्न, आठवीं पंचवर्षीय जो था 1992 से 1997, इसका उद्देश्य था मानव संसाधन विकास, रोजगार सृजन और तीव्र आर्थिक विकास। यहाँ एक चीज था, जो वार्षिक योजनाएं एक एक साल की भी चली थी, तो 90 से 91 वार्षिक योजना चला था। नौवा पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का चला था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2002 से 2007 तक, उद्देश्य था प्रति वर्ष 8% GDP वृद्धि, गरीबी दर में कमी और रोजगार का अवसर बढ़ाना, ये उद्देश्य था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2007 से 2012, इसका उद्देश्य था तीव्र और समावेशी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सब पर विकास था। तो 12वीं योजना जो था लास्ट में 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका लक्ष्य तीव्र समावेशी विकास था। तो सारा का सारा आप यहाँ से देख लिए पंचवर्षीय योजना, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन यहाँ से एकदम हर एग्जाम में आता ही आता है मेरे भाई। चलिए, तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस कानून को प्रतिस्थापित किया गया? विच लॉ डज भारतीय न्याय संहिता 2023 रिप्लेस? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इस नए कोड की समीक्षा गृह मामलों की स्थायी समिति द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य आईपीसी को प्रस्थापित करना है, जबकि इसके आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड, वही है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। 1860 में जो बना था आईपीसी, उसको हटा करके 2023 में भारतीय न्याय संहिता इसका जगह ले लिया है, जबकि इसके मूल प्रावधानों को बनाए रखना है, नए अपराध जोड़ना है
और विभिन्न अपराधों के लिए दंड की क्रिया को बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी आपका राइट है। लेकिन थोड़ा और देख लेते हैं कि यह 25 दिसंबर 2023 को पारित हुआ नया कानून है जो औपनिवेशिक आईपीसी 1860 की 511 धाराओं को 358 धाराओं में संक्षिप्त करता है। आईपीसी 1860 की 511 धारा था जिसको बीएनएस 358 धारा में छोटा कर दिया और उसके जगह आईपीसी का जगह बीएनएस ले लिया, तथा समकालीन अपराध जैसे साइबर अपराध, संगठित अपराध के लिए आधुनिक प्रावधान जोड़ना, ये सब काम यहाँ होता है। चलिए अगले प्रश्न पूछा था, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द वाकाटक डायनेस्टी? तो आपका हो जाएगा विंध्य शक्ति, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। विंध्य शक्ति ने 3री शताब्दी के मध्य लगभग 250 से 270 ईस्वी में मध्य भारत के दक्कन क्षेत्र में वाकाटक वंश की स्थापना की, जो सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद उभरा था वाकाटक वंश। चलिए अगला प्रश्न आपका, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ध्यान देना है, 2024 का बोला है। तो राजीव कुमार ने मई 2022 से फरवरी 2025 तक मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव सहित कई राज्य के विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए। फिर श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार को संभाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीव कुमार। 24 का पूछा है, लेकिन यही 19 फरवरी 2025 को ये शपथ लिए हैं। अगर मार्च पूछता आपका मार्च 2025 तो ये हो जाते हैं आपका, या फिर 19 फरवरी 2025 पूछता तो ज्ञानेश कुमार। चलिए तो इसका वैसे राइट आंसर आपका है राजीव कुमार। अगला प्रश्न, विंध्याचल पर्वत की किन दो प्रमुख भौगोलिक भागों के बीच विभाजक का कार्य करती है? बिटवीन विच टू मेजर जोग्राफिकल रीजन्स डज द विंध्याचल रेंज एक्ट एज अ डिवाइडर का रोल करती है। तो आपका उत्तरी मैदान और दक्कन का पठार, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेट्यू आपका ये करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, यही विभाजक का कार्य करता है। यह लगभग 1050 से 1086 किलोमीटर लंबी प्राचीन पर्वतमाला मध्य भारत में स्थित है, जो गंगा घाटी के उत्तरी मैदानों को दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार दक्कन से अलग करती है। अगला प्रश्न जो पूछा था, बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर द टर्म बर्डिल एंड ईगल यूज्ड? आपका हो जाएगा बर्डी एंड ईगल शब्द का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्डी बोला जाता है जब खिलाड़ी निर्धारित शॉट से एक शॉट कम में गेंद को होल में डालता है। जो जैसे मान लिया जाए निर्धारित शॉट 10 है, 9 शॉट में डाल दिया तो उसको बर्डी बोला जाता है। ईगल क्या है? जब खिलाड़ी निर्धारित शॉट से 2 शॉट कम में होल पूरा करता है तो उसको ईगल बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा था आपका, मणिपुरी किस राज्य का नृत्य है और यह किस देवता को समर्पित है? तो मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जो 18वीं शताब्दी में वैष्णव भक्ति से विकसित हुआ था तथा रासलीला के माध्यम से राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाता है। तो आपका हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य और क्लासिकल डांस कृष्णा से संबंधित है, राधे कृष्ण से संबंधित है आपका मणिपुरी डांस। चलिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा था, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? तो आपका क्या हो जाएंगे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तो गवर्नर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, पैक डाउन शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? इन विच स्पोर्ट इज द टर्म पक डाउन यूज्ड? तो आइस हॉकी में पक डाउन फेस ऑफ के दौरान रेफरी द्वारा पक को जमीन पर गिराने को संदर्भित करता है, जिससे खेल शुरू या पुनः आरंभ होता है। तो पक आपका हो जाएगा आइस हॉकी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है?
विच ऑफ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। राज्यसभा को संसद का अस्थाई या उच्च सदन कहा जाता है, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने हुए और 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड। यह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तथा कभी पूर्णतः भंग नहीं होता, जबकि लोकसभा निचला सदन है। तो आपका अपर सदन हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए, और जो अस्थाई सदन भी है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। डिसॉल्व द लोकसभा आपका अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं या लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 85, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य परंपरागत रूप से केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज ट्रेडिशनली फॉर्म्ड बाई ओनली मेन। तो आपका इसमें से पूछा है तो कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ था, जिसमें पुरुष कलाकार ही सभी भूमिकाएं यानी स्त्री का रोल भी निभाते हैं, भारी मेकअप और वेशभूषा के साथ। तो आपका हो जाएगा कथकली, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यह रामायण महाभारत के कथाओं पर आधारित है तथा आंखों, हाव भाव और मुद्राओं से अभिनय करना है इसमें। चलिए, अगला प्रश्न जो पूछा है, 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया। हु इन्यूग्रेटेड द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 29 मार्च 2025। तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक 2 दिवसीय कार्यक्रम था, मतलब कि 2 दिन का 2 डेज का कार्यक्रम था, जिसका आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करना और सतत विकास के लिए रणनीतियां बनाना, ये कार्य था। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड था, 1 रजत और 4 कांस्य, है ना, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज था, जो 1928 से 2004 तक का है। तो आपका हॉकी का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा था, ट्रिपल एक्सल। ट्रिपल एक्सल किस खेल से संबंधित है। ट्रिपल एक्सल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ट्रिपल एक्सल फिगर स्केटिंग का सबसे कठिन जंप है, जिसमें स्केटर आगे की ओर टेक ऑफ लेकर हवा में 3.5 मीटर का चक्कर लगाता है और विपरीत पैर पर बैकवर्ड लैंड करता है। 3.5 मीटर हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिगर स्केटिंग। फिगर स्केटिंग, ऑप्शन बी इसका राइट है। तो चलिए, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने रिवीजन में और अपने सपने को पूरा करने में जी जान लगा दीजिएगा मेरे भाई, कि ये सिर्फ आपका सपना नहीं है, ये सपना आपके साथ साथ आपके परिवार वालों का है, सबसे ज़्यादा आपके माता पिता का ये है। तो जान लगा देना है मेरे भाई और वर्दी को अपने नाम कर लेना है। धन्यवाद, जय हिंद।